आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुकुमार। हम साइंस रिवीजन का आज लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसके विषय में चर्चा करेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले हमने ऑलरेडी इसके 4 चैप्टर केमिस्ट्री, 4 चैप्टर बायोलॉजी, 3 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 12 यानी लेक्चर नंबर 12 खत्म करेंगे। इससे पहले हम आपको बताएं, इसमें आप पढ़ेंगे जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई जाती है उसके अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है, जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आखिर क्यों होता है? जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इससे पहले आज आपका जो 18 तारीख बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर था, आपने आई होप बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस किए होंगे। तो आपका जो आज पेपर था यूपी बोर्ड के अनुसार, आपका फर्स्ट मीटिंग हाई स्कूल 8:30 बजे से 11:45 AM तक, और सेकेंड शिफ्ट 2 बजे से 5:15 PM तक था। तो इंटर वाला था, ये इंटर के लिए था। ये आपका इंटर के लिए था और ये हाई स्कूल के लिए था। तो अच्छा आपने परफॉर्मेंस किए होंगे। तो इसी प्रकार आपने पहले सीढ़ी हिंदी का कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जिन लोगों को 19 तारीख का होगा कंप्यूटर ये नहीं, लेकिन हमारे जो यहाँ है सोशल साइंस है, कितने तारीख? 20 तारीख को। होम साइंस फिर इसके बाद 21 तारीख को। इसी प्रकार आपका ये टाइम टेबल बना है किसका किस दिन पेपर है, ठीक है। 18 फरवरी से लेके 12 मार्च तक टोटल ये इसमें दिए गए हैं, ठीक है, हाई स्कूल के लिए है। तो इसमें जिसका जो विषय होगा, जैसे 25 तारीख को संस्कृत है, और 27 को मैथमेटिक्स है, और 7 मार्च को कॉमर्स है, ठीक है। इसी प्रकार जितनी भाषक सब्जेक्ट होते हैं, 9 मार्च को उर्दू, इसी प्रकार इसमें सारे सम्मिलित हैं। कोई भाषा इसमें जितने भी सब्जेक्ट भाषा होंगे सब है, यानी आ लिपि की बात की गई है इसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप अच्छे परफॉर्मेंस कीजिए, हर पेपर को अच्छे दीजिए ताकि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आए, ठीक है। हम अपने टॉपिक को और बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक आज का है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यही है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराई जाती है, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर देख रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब बात करते हैं चुम्बक। क्या बात करते हैं? चुम्बक। तो चुम्बक क्या है? इसे बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नेट, ठीक। वह पदार्थ जो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है उसे चुम्बक कहते हैं। यानी वह पदार्थ जो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करे, अट्रैक्ट करे, अट्रैक्शन फोर्स लगाने के कार्य करे, उससे हम बोलते हैं चुम्बक। चुम्बक से आकर्षण या प्रतिकर्षण के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कोई चुम्बक होगा उसमें आकर्षण बल भी कार्य कर सकता है और प्रतिकर्षण बल भी कार्य कर सकता है। इसके आधार पर से 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। चुम्बक से आकर्षित, जैसे लोहा, निकिल, तो क्या है? चुम्बक से आकर्षित पदार्थ हैं। और अचुंबकीय पदार्थ क्या? चुम्बक से अप्रभावित, जैसे तांबा, लकड़े। यानी जो चुम्बक जिस पदार्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे लोहा और निकिल, और चुम्बक जो अपने गुण की वजह से किसी पदार्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, उससे तांबा और लकड़ी। तो इसकी 2 भागों में हो गया, एक चुंबकीय पदार्थ, एक अचुंबकीय पदार्थ, एक मैग्नेटिक मटेरियल, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। 2 टाइप्स हो गया। अब हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। चलिए,
स्वतंत्र पूर्वक लटकाई गई चुंबक विराम अवस्था में आने के पश्चात उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। जो सिरा उत्तर दिशा में रुकता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं तथा जो सिरा दक्षिण दिशा में रुकता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। यानी एक मैग्नेट अगर लोगे, कोई भी मैग्नेट लो या मैग्नेट सुई भी ले सकते हैं, जब इसे स्वतंत्र पूर्वक एटमॉस्फेयर में लटकाया जाता है तो हमारे इसमें एक ध्रुव नॉर्थ तरफ होता है, एक साउथ तरफ। जो नॉर्थ तरफ ध्रुव होते हैं उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और जो साउथ तरफ ध्रुव होते हैं उसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। यानी जब समुद्र में जहाज जाते हैं तो वहां डायरेक्शन पता नहीं चलता है तो वहां हम चुंबकीय सुई का इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा जो रेड वाला होगा वो नॉर्थ तरफ होगा और जो ब्लू होगा वो साउथ तरफ होगा। तो जो हमारा रेड वाला नॉर्थ है उसके राइट हैंड हमारा ईस्ट हो जाता है और जो हमारा रेड है उत्तर उसके लेफ्ट हैंड पे हमारा क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। इस प्रकार हम दिशा की पता लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कई मैग्नेट सुइयों का इस्तेमाल किया था, इसमें देख सकते हैं यहाँ जैसे इसमें दो होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक साउथ ध्रुव, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो इसका जो दिशा भी होता है किस तरफ होता है, नॉर्थ से साउथ होता है। तो हमने थंबनेल में सारा जानकारी लगभग इन्फॉर्मेशन यहाँ लगा दिए थे ताकि आप समझ सके। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये वर्क करता है। ठीक है, अब चुंबक से समान ध्रुव को मध्य प्रतिकर्षण तथा आसमान ध्रुव पर मध्य आकर्षण लगता है। यानी जब कोई चुंबक होगा उसके समान ध्रुव होंगे, जैसे साउथ और साउथ पोल होंगे तो उसमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। यदि नॉर्थ और साउथ पोल आ जाते हैं तो क्या लगेगा, आकर्षण बल। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया ये क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है और हमारा साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। और अगर नॉर्थ और साउथ अगर मिल जाते हैं तो क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो इस प्रकार जब हमारे नॉर्थ साउथ मिलेंगे तो आकर्षण, या नॉर्थ या साउथ मिलेंगे तो प्रतिकर्षण। ठीक है, अब देखते हैं प्राकृतिक चुंबक। यानी चुंबक दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक मतलब नेचुरल मैग्नेट और कृत्रिम चुंबक मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट। यानी जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जो प्रयोगशालाओं में या किसी इंडस्ट्री में संश्लेषित करके बनाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। जैसे प्राकृतिक चुंबक या प्राकृत से प्राप्त होता है, मैग्नेटाइट पत्थर प्राकृतिक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यानी मैग्नेटाइट पत्थर जो होता है प्राकृतिक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन कृत्रिम चुंबक क्या कहते हैं, लैबों में संश्लेषित करके बनाया जाता है। प्रयोगशाला या फैक्ट्रियों में बनाई जाने वाली चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे लोहे व निकल से बनी चुंबक, यानी लोहे और निकल से बनी चुंबक। देखो चुंबक व गुण है चुंबक के अंदर, जो लोहे और निकल क्या करते थे, आकर्षित करते थे। अब यही लोहे और निकल को क्या करेंगे, एक निश्चित अनुपात में इसका मिश्रण करेंगे तो हमारा क्या तैयार हो रहा है, चुंबक। इसे बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराई जाएगी, उसके चारों ओर इसके राउंड क्या उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस कारण चालक तार एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। इससे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई जाती है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो वह एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करने लगती है, जिससे हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ, चलिए चुंबक क्षेत्र पढ़ते हैं। इस प्रभाव की खोज क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने की थी। इस प्रभाव खोज किसने की थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन के तैयार। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है कि चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराई जाती है तो
वो आंसर होगा कि क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने किए थे। चुंबक क्षेत्र, अब देखते हैं चुंबक क्षेत्र। चुंबक क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे निकल क्या किया जा सके, अपनी ओर आकर्षित किए जा सके, तो उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को चलती हैं। ये अभी हमने बताया आपको। आगे भी पढ़ लेते हैं। चलिए इसमें पढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वो काल्पनिक वक्र रेखाएं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाते हैं। यानी चुंबक कोई रखा होगा, उसके दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। और चुंबक का एक गुण भी ये है कि कोई भी चुंबक होगा उसके जितने भी पार्टिकल तोड़े जाएंगे, जितने छोटे छोटे टुकड़े में उसे तोड़ा जाएगा, प्रत्येक पार्टिकल प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा, एक साउथ पोल बनेगा, एक नॉर्थ पोल बनेगा। उसी प्रकार एक चुंबक रखा गया तो उसके तरफ एक काल्पनिक रेखा जो होती है उससे हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं किस से होते हैं, नॉर्थ साउथ, बाहर की दिशा में नॉर्थ साउथ होते हैं, आउटर क्षेत्र में क्या होंगे, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। लेकिन बट इनर क्षेत्र में क्या होंगे, साउथ से नॉर्थ, इनर क्षेत्र में इसकी साउथ से नॉर्थ, ठीक है, ऐसी होती हैं, इस प्रकार होती हैं, ठीक है, इस प्रकार होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, बल रेखाएं कहलाती हैं। अगर इसमें अगर दिया होगा तो हम सिमुलेशन के जरिए दिखा देते हैं, अगर आ जाएगा तो। सर्च करने से आता है सिमुलेशन, सिमुलेशन चलिए एक हमें मिला है, चलिए मैं ढूंढ रहा था, तो एक और है इसमें, उसको भी दिखा दे रहे हैं। चलिए ये क्या है हमारा, फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैब। इसमें क्या था, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, ठीक है, इस प्रकार हमारा ये है। अब इसमें देखिए एक कॉइल है, क्या कर ये है कॉइल, कॉइल के में क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, तो उसके चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, ठीक है, इस प्रकार ये हमारा देख सकते हैं। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल, ये सेल की तरह क्या करेंगे, ये हमारा पिकअप कॉइल, यानी इस कॉइल का प्रभावित होगी करंट को फ्लो कराया जाएगा, और ये मैग्नेट है। तो हमारे जब किसी कॉइल में हम करंट फ्लो कराएंगे तो हमारा क्या होगा, उसमें एक मैग्नेटिक क्षेत्र जनरेट होगा, जिसके वजह से हमारा एक फ्लक्स भी जनरेट होगा। तो वही फ्लक्स हमारा देखो ट्रांसफार्मर, जैसे ट्रांसफार्मर दो कॉइल होता है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा ट्रांसफार्मर भी वर्क करती है, और इससे सिद्धांत हमारा जनरेटर भी वर्क करती है। इससे आप अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ आपके इसके एप्लीकेशन, मतलब इस चुंबकीय बल रेखाएं का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। चुंबकीय बल रेखाएं हमारे क्या कहलाती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती हैं। तो फ्लक्स जब कटते हैं तो हमारा क्या जनरेट होता है, एक विद्युत वाहक बल। तो उस विद्युत वाहक बल के वजह से हमारा ही इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन होती है। तो यहाँ समझाने का इतना ही था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे हमारा एक और है, देखो ये
इसमें हमारा जब किसी कंडक्टर में क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो उसके चारों अराउंड क्या उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक क्या है, इसमें हमने क्या करा कि एक कॉइल रखा, क्या रखा, एक कॉइल रखा। अब इसमें क्या करा दिया, इसके क्षेत्र में परिवर्तन करा दिया, यानी इसके चुंबक रख के इसमें क्या करा दिया, रोटेट करा दिया। अब इसमें फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या जनरेट होगी, विद्युत वाहकता। उसी वजह से हमारा ये बल्ब क्या करने लगेगा, जलने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो वोल्ट मीटर यहाँ लगा है और फील्ड लाइंस लगे हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, इस प्रकार हमारा जितने भी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन होते हैं इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। इस यही बताने का मेरा इतना ही उद्देश्य था। आगे हम बढ़ते हैं। ये क्या है, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है, जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कराई जाती है तो उसके चारों ओर जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जब हम किसी कॉइल में क्या कराएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कराएंगे, तो हमके उसके उसी कॉइल में हमें क्या, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। यानी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण अगर हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं, तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण हम परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धांत पर आज हमारे जनरेटर, डायमो सब वर्क करते हैं कि किसी भी कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करा दो, उसमें परिवर्ती विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। तो ये सब इसके एप्लीकेशन थे। ठीक है, सिमुलेशन में इतना ही हम बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसका महत्व क्या है ये हमने समझा दिए छोटे से। अब चुंबकीय बल रेखाएं के गुण। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र की होती हैं, जो कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती और चुंबक के अंदर से होते हुए वापस उत्तरी ध्रुव में पहुंचती है। हमने अच्छे समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो दो चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं और उनकी दिशा में अलग अलग होती है। अतः ऐसा संभव नहीं होता है, अतः ऐसा संभव नहीं है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ऐसा कभी काटे तो चुंबकीय बल रेखाएं दो हो जाएंगे, जो कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, उनकी दिशा अलग अलग हो जाएगी, होती है, अतः ऐसा संभव नहीं होता। चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर संघनन तथा बीच में विरल होती हैं। यानी ध्रुव पर क्या होगी, सघन होगी और बीच में क्या होगी, विरल होगी। अर्थात ध्रुव पर इनके मध्य दूरी कम होती है, ध्रुव पर इनके मध्य की दूरी कम होती है तथा मध्य में दूरी ज्यादा होती है। अर्थात ध्रुवों पर बना चुंबकीय क्षेत्र प्रबल या मजबूत होता है। यानी ध्रुव पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो प्रबल और मजबूत होगा तथा चुंबक के मध्य चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। चुंबक के मध्य पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा, यानी ध्रुव पर इनके मजबूत होंगे, इनके क्वालिटी, और जो होगा, जो मध्य में होगा, इनमें क्या होगी, इनकी वीक पॉइंट होगी मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ये अगर आपके एग्जाम आता है विद्युत चुंबकीय के गुण लिखिए बल रेखाओं के, तो ऐसे आप ले सकते हैं। आप देखते हैं किसी धारा वाहिक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, जैसा हमने बताया किसी कंडक्टर के में जब करंट फ्लो कराते हैं उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी जब किसी कंडक्टर में परिवर्ती विद्युत क्षेत्र प्रवाह के कारण उसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिए धारावाहिक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनुसार जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है, चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हम जानते हैं कि विद्युत धारा में आवेश प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसमें सबसे खास बात होती है डीसी करंट पे वर्क नहीं करती है। एक करेंगे जब किसी चालक तार में अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चार ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि हम जानते हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र की वजह से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र की वजह से परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन होगी सिर्फ इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट ही वर्क करती है। यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन होगी वो सिर्फ प्रत्यवर्ती धारा पे ही वर्क करेगी, ना कि डीसी धारा पे, क्योंकि डीसी धारा पे हमारे फ्लक्स जनरेट नहीं होंगे, क्योंकि उसमें परिवर्तन होगा। चुंबकीय बल रेखा परिवर्तन नहीं होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या करेंगे, फ्लक्स को नहीं जनरेट करेंगे।
तो यानी जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं सब के सब एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट पे ही वर्क करते हैं। ये नोट पॉइंट कहीं लिख लीजिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र दो तथ्यों पर निर्भर करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र दो तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है, जितने भी करंट उसमें प्रवाहित करेंगे, कौन सा करंट, परिवर्ती करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ना कि डायरेक्ट करंट। तो अर्थात जैसे जैसे धारा मान बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उतना बढ़ता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लो ऑफ करंट। यानी कोई भी किसी भी कंडक्टर में अगर उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती होता है। सीधे क्या होता है, समानुपाती, ठीक है। सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना प्रबल होगा। जितने भारी मात्रा में हम करंट फ्लो कराएंगे, प्रतिवर्ती करंट, उतना प्रबल हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट होगा। आगे बढ़ते, चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती है, डायरेक्ट। ये डायरेक्ट समानुपाती है उस सर्किट या उस कंडक्टर में बहने वाली धारा के। यानी चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से डिनोट करते हैं, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट फ्लो। यानी सर्किट में, कौन सा सर्किट या कंडक्टर में, जो भी कंडक्टर होगा उसमें जो धारा बहेगी उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। चालक तार से दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। यानी जब किसी चालक तार से क्या करेंगे, जैसे किसी इसी मान लो चालक तार, इसमें क्या बह रहे, करंट बह रहे, इसके अराउंड क्या उत्पन्न हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम पॉइंट अलग अलग पॉइंट पर प्राप्त करेंगे, जैसे इस चालक तार से दूर जाएंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, घटती चली जाएगी। यानी इन प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। अर्थात जैसे जैसे तार से दूर बढ़ती जाती है चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है। यानी हम कैसे, तो चुंबकीय क्षेत्र दूरी के इन प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, दूरी इन प्रोपोर्शनल। यहाँ गलत लिखा है, ठीक है, इससे हम सुधार दे रहे हैं। 1/, होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 1/, ठीक है, 1/, इस प्रकार होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार जब भी करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, समानुपाती होगा, और जब दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें बायो-सेवर्ट का नियम भी आता है, हालांकि बायो-सेवर्ट नियम सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो होता दूरी के, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा जो होगा बायो-सेवर्ट नियम क्या कहता था, जैसे एक हमारा कंडक्टर तार है, इसके यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस मतलब इसकी जो लंबाई होगा इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा हमारा बी। क्या होता था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डीएल। मान लो इसकी लंबाई क्या लिया गया, डीएल। अब इसमें धारा बह रही आई, तो बी जो होता था इसके भी क्या होता था, समानुपाती होता था, यानी करंट को भी। और मान लो इस पे जाके जो हमारा बिंदु प्राप्त करना यहाँ, और किसके एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो हमारा जो बी होता था इसके साइन थीटा के समानुपाती होता था। और यहाँ मान लो बिंदु की दूरी क्या है, आर। क्या है, आर। तो हमारा क्या होता था, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था, 1/r²। ये हमारा कंप्लीट बायो-सेवर्ट समीकरण है। शायद आपके सिलेबस में ना होने के कारण इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो आप 60 पॉइंट नोट कर सकते हैं। दूरी बढ़े, लंबाई, किसी कंडक्टर तार की लंबाई बढ़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इंक्रीज करेगी, करंट फ्लो करेंगे तो उसमें ज्यादा तो भी इंक्रीज करेगी, और उसकी एंगल साइन थीटा बढ़ेगी तब भी इंक्रीज करेगी, लेकिन उसकी दूरी बढ़ाएंगे तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है डायरेक्ट। ये हमारा बायो-सेवर्ट का लॉ था, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी सीधे धारावाही चालक तार के चारों ओर बनता चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण अंगुष्ठ नियम द्वारा ज्ञात की जा सकता है। यानी इसमें कहने का तात्पर्य है कि जब किसी धारावाही चालक में अगर क्या प्रवाहित की जा रही करंट, धारावाही चालक में क्या प्रवाहित की जा रही करंट, तो इसका हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अंगुष्ठ नियम के, ठीक है, हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई भी होगा धारावाही चालक तार के चारों ओर बना चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे आपका दाएं हाथ अंगूठा है, अब इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे, करंट दिशा ऐसे, मान लो एक कंडक्टर, हम कंडक्टर फ्लो करा दे रहे हैं ऐसे, मान लो एक क्या था, कंडक्टर। अब इसमें क्या बह रही, करंट फ्लो कराया जा रहा है। इसमें
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। तो आप अपने दायां अंगूठा लीजिए, इसको ऐसे पकड़िए, जो आपका अंगूठा होगा किसकी दिशा में हो जाएगा, करंट की दिशा में। तो अगर एक करंट दिशा में है तो आपका जो ये चारों फिंगर है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो यानी एक करंट हो जाएगा आपका और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा करंट डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें, दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में होता है तो अंगुलियां के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दर्शाते हैं। ये हमने ऑलरेडी आपको अच्छा समझा, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, साइंस रिवीजन करके आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं थर्ड डायग्राम में, तो इसमें क्या वर्ताकार पास के चारों चुंबकीय क्षेत्र है, यानी एक करंट फ्लो ऐसे कर रही है। ठीक है, अगर करंट ऐसे फ्लो करे तो इसकी क्या होगी, चुंबकीय डायरेक्शन ऐसे होगी, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन इसकी ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे होगी। अगर यही करंट हमारा नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है अप डाउन, तो इससे क्या करेंगे, डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो जाएगा। देखो ऐसे हुआ ना, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो जाएगा। तो समझाने का तात्पर्य भी है। आगे बढ़ते हैं ज्यादा टाइम लेते हुए। आप जैसे अगर कोई लूप में डायरेक्शन हो रहा है, यानी कोई कॉइल हमारा कैसे मिल गया, एक गोलाकार वृत्ताकार, क्या मिल गया, वृत्ताकार। तो इसमें हमने क्या प्रवाहित किया, करंट फ्लो कर दिया, तो उसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी। आप करंट दिशा देखो ऐसे है, करंट दिशा ऐसे है, देखो करंट दिशा इसमें क्या है, ऐसे है, तो इसमें धारा कैसे प्रवाहित होगी, अंगूठे का नियम लगाए, अंगूठा नियम जब ऐसे लगाएंगे इसकी दिशा में हम क्या कर देंगे, धारा की दिशा में क्या कर देंगे, अंगूठा। अब इसके जो चारों फिंगर मोड़ने दिशा है ये हमारी क्या हो जाएंगे, करंट चुंबकीय क्षेत्र दिशा, क्या हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र दिशा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा इसमें है, दाएं हाथ का ना, देखो इस प्रकार ऐसे है ना, तो इस प्रकार। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अगर देखो, इसमें धारा डायरेक्शन कैसे थे, ऐसे। अगर यही धारा डायरेक्शन, यहाँ दोनों गलत है, देखो गलत है, ऐसे होगा, मिसप्रिंट कर देते हैं कभी कभी। अगर ऐसे करंट फ्लो किए तो ऐसे होगा इसका। अगर इसमें आप देखो करंट हम ऐसे फ्लो कराएंगे, करंट को हम ऐसे फ्लो कराएंगे तो क्या होता है, करंट को ऐसे फ्लो कराएंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसे जाएंगे। आप अंगूठे के नियम लगाएंगे तो अब देखो एक ऐसे होगा, ऐसे लगाएंगे तो अब देखो धारा कैसे होगी, ऐसे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, धारा ऐसे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र यानी हमारा ऐसे होगा, यानी अंदर से बाहर की ओर ऐसे होगा। ठीक है, यही है ना, अंदर से बाहर की ओर, यानी ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी और ये हमारा करंट दिशा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। परनालिका, किसकी बात थी, परनालिका। ठीक है, परनालिका क्या है, वही जो अभी हमने बताया, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेल की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परनालिका कहते हैं। जैसा हमने अभी आपको एक कुंडली दिखाया, अगर वही कुंडली अधिक हो जाएगी, कई फेरे हो जाएंगे, उससे हम बोलते हैं परनालिका। ठीक है, जैसे यहाँ अगर दिखाना चाहें तो देखो एक कुंडली है, क्या है, अब इसमें कई कॉइल मिल जाएंगे, तो अब क्या बन जाएगी, परनालिका बन जाएगी। ठीक है, किसी विद्युत धारावाहिक परनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। परनालिका में बना चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा तथा फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होती है चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही ज्यादा होती है, और विद्युत धारा जितनी ज्यादा प्रवाहित होगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी किसी कुंडली में, जिस जैसे कुंडली है, मेरे पास तो नहीं है, ठीक है, साइंस रिवीजन करा इसलिए नहीं लाए हैं, अगर कराते फाउंडेशन उसमें हम जरूर दिखाते कुंडली। मान लो एक कुंडली, इसमें फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और इस फेरों की संख्या में जितनी ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतनी ही मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यानी जब भी फेरों में की संख्या अधिक बढ़ा देंगे, जैसे यहाँ टेप की फेर की संख्या कितनी है, 2 है, कितनी है, 2 है, इसी प्रकार यदि फेरे होंगे, हजारों फेरे होंगे, तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ज्यादा होगा, और इसमें करंट जितना फ्लो कराएंगे उतना ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र में होगा।
इसी प्रकार ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पर वर्क करते हैं। उसमें प्राइमरी कॉइल को कम करेंगे, सेकेंडरी कॉइल को ज्यादा करेंगे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यदि प्राइमरी कॉइल को ज्यादा कर देंगे और सेकेंडरी कॉइल को कम कर देंगे तो हमारा क्या बन जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हम समझा रहे हैं, हालांकि सिलेबस में ज्यादा नहीं है ट्रांसफार्मर के बारे में, इंजीनियरिंग लेवल जब पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा जानकारी मिलेगी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन क्या है, ट्रांसमिशन लाइन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या है, हम उसकी चर्चा यहाँ ज्यादा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा प्रभावित होगी, चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ज्यादा होगा, ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ कुछ दिया है चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत चुम्बक क्या है, विद्युत चुम्बक। विद्युत चुम्बक हमने तो नॉर्मल चुम्बक पढ़ लिया, एक क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुम्बक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चुम्बक के बारे में हमने देखा, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गलत हम जरूर लिखें, सही लिखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इससे बोल सकते हैं जब किसी सर्किट में हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं तो हमें एक चुम्बक प्राप्त होता है, इसके द्वारा हम जहां जहां चुम्बक का उपयोग करते हैं इससे बोलते हैं विद्युत चुम्बक। ठीक है, देखो एक क्या है परनाल, क्या है कई फेरे वाली क्या है कुंडली है, इसमें क्या प्रवाहित की गई करंट, परिवर्ती करंट। हमेशा याद रखना यहाँ एसी करंट की बात चलेगी, अगर इलेक्ट्रिकल मशीन है तो एसी करंट पे वर्क करेगी, डीसी करंट पे कभी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकती, यानी विद्युत फ्लक्स नहीं जनरेट कर सकते हैं। परिनालिका के अंदर जब कच्चे लोहे की रॉड को रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका के चारों ओर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र कच्चे लोहे की रॉड को चुंबक में बदल देता है। इस प्रकार विद्युत द्वारा बनी इस चुंबक को विद्युत चुंबक कहलाते हैं। यानी जब किसी परिनालिका होगी, परिनालिका में क्या रखेंगे, कच्चे लोहे की एक रॉड रखेंगे, तो उसमें क्या होगी, जब करंट फ्लो कराएंगे तो उस रॉड में क्या होगी, उस रॉड कच्चे लोहे को चुंबक के रूप में बदल देती है फ्लक्स परिवर्तन के कारण। इस प्रकार बना चुंबक को हम कहते हैं विद्युत चुंबक। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक। चुंबकीय बल, अब चुंबकीय बल क्या, चुंबकीय बल द्वारा लगा वह बल जो विभिन्न चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित व प्रकर्षित करता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। यानी चुंबक के द्वारा लगा वह बल जो विभिन्न चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे निकल को आकर्षित या प्रकर्षित करते हैं तो उसी बल को हम कहते हैं चुंबकीय बल। धारावाहिक चालक में चुंबकीय बल, आप देखते हैं धारावाहिक चालक में उससे समान चुंबकीय बल आपने बचपन को खोले होगा, दो चुंबक लिए होंगे, उसका नाट पोल किए होंगे तो प्रकर्षित कर दिया होगा, नाट और सायुक्त करे होंगे तो क्या किया होगा, आकर्षक कर लिया होगा। ठीक है, ये आप जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे धारावाहिक चालक में चुंबकीय बल कैसे होते हैं। यानी किसी कॉइल में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें चुंबकीय बल की डायरेक्शन क्या होती है, कैसे होती है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं, धारावाही चालक में लगने वाले चुंबकीय बल धारा के समानुपाती होते हैं। यानी धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल धारावाही में धारा के समानुपाती होते हैं। यानी कोई भी धारावाही चालक उसमें जितने भी करंट फ्लो करेंगे चुंबकीय बल भी उतना अधिक होगा। आगे वाले पॉइंट पढ़ते हैं, आगे वाले पॉइंट में। ठीक है, दूसरा क्या, धारावाहिक चालक। धारावाहिक चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के समानुपाती होते हैं। यानी धारावाहिक चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल उस पे जो क्षेत्र की तीव्रता है उसके भी समानुपाती होता है। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र पे भी समानुपाती होता है, जो बल लगेगा जितना भी चुंबकीय क्षेत्र उसका होगा उसके भी समानुपाती होता है। धारावाहिक चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल तार की लंबाई के भी समानुपाती होगा। यानी तार की लंबाई धारावाहिक चालक की जितनी लंबाई लेंगे उसके भी समानुपाती होता है। और धारावाहिक चालक तार पर लगने वाला बल चुंबकीय बल की लंबाई क्षेत्र के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ज्या मतलब साइन के भी समानुपाती होता है। तो हमारा धारावाहिक चालक कितने उसमें जितना करंट फ्लो होगा उसके भी समानुपाती होगा, जितना करंट फ्लो कराएंगे उतना चुंबकीय बल प्राप्त होगा, और जितनी उसकी चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना भी चुंबकीय बल प्राप्त होगा, और उसकी धारावाहिक चालक की जितनी लंबाई लेंगे उसके भी समानुपाती होगा, और उसके जो थीटा होगा ज्या होगा उसके भी समानुपाती होगा। तो हमारे इससे फार्मूला क्या बनता है,
एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो चुंबकीय बल का फार्मूला जो हमारा निकल का एफ बी एल साइन थीटा। तो एफ क्या है, एफ क्या मैग्नेटिक फोर्स है, आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट है जो उस धारावाही चालक में प्रवाहित की गई, बी क्या चुंबकीय क्षेत्र है, और एल क्या है धारावाही चालक की लंबाई, साइन थीटा क्या कितने एंगल पर रखा गया है। तो यह इस प्रकार आप यहां दे सकते हैं। तो जैसे यही इसकी बात है, एक इसमें क्या है, जैसे क्या थी क्वाइल थी, नहीं हो रहा है क्या है, जैसे क्या थी क्वाइल थी, इसमें क्या फ्लो कराएगा करंट, यानी इसमें क्या थी प्रणालिका थी, इसमें करंट फ्लो कराएगा। तो इसमें जो करंट होगा उसके भी समानुपाती होगा, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके भी समानुपाती होगा, कितने एंगल पे हम क्या चुंबकीय बल प्राप्त कर रहे हैं उसके जाके समानुपाती होगा यानी साइन थीटा के। और इसमें क्या होगा कि इसकी लंबाई कितना लिए हैं प्रणालिका की लंबाई उसके भी समानुपाती होगा। चलिए चुंबकीय बल एफ, तो आई क्या है विद्युत धारा, बी क्या चुंबकीय क्षेत्र, एल क्या तार की लंबाई, थीटा का चुंबकीय क्षेत्र व तार के लंबाई के बीच कोण। चुंबकीय बल की दिशा, अब चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि ताकि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा क्या करेगी बल की दिशा को बताएगी। तो यानी अभी हमने क्या किया था, चुंबकीय क्षेत्र दिशा प्राप्त करने के लिए हमने अंगूठे का नियम लगाया था। अब क्या प्राप्त करेंगे, यहाँ प्राप्त करेंगे चुंबकीय बल की डायरेक्शन किससे ज्ञात करते हैं। चुंबकीय बल की डायरेक्शन ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, जैसे मोटर में आपने करंट फ्लो कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से बन गया, लेकिन इसमें बल की दिशा यानी हमारा मोटर की डायरेक्शन रोटेट करेगा, यानी आउटपुट फोर्स हमें क्या मिलेगा। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। तो इसकी हम चर्चा करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो यानी आप बाएं हाथ के तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, ये क्या है बाएं हाथ, क्या है ये बाएं हाथ, इस प्रकार फैलाएं, तीनों क्या परस्पर लंबवत हो 90 अंश पे। तो हमारा क्या होगा, ये अगर एक किसकी दिशा में होगा, जो हमारी बात की गई है अंगूठे को इस प्रकार फैलाया कि लंबवत रख तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, तर्जनी क्या हो चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, ये हमारा किसकी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा में और ये क्या हो करंट की डायरेक्शन में। तो हमारे एक किसकी दिशा फाइंड करेगी, ये हमारा चुंबकीय बल की दिशा में, यानी मोटर हमारे उसी तरफ रोटेट करेगा। तो आप इस प्रकार आप बाएं हाथ की अंगुलियों को लंबवत करके देख सकते हैं, बाएं हाथ की अंगुलियों को लंबवत करके देख सकते हैं। तो ये क्या मध्य में क्या होगी विद्युत क्षेत्र दिशा, मध्य में क्या होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो हमारा ये बल की दिशा में को फाइंड कर। इसी प्रकार जनरेटर में करंट दिशा जानने के लिए हम दाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं फ्लेमिंग का। ठीक है, यहाँ डायग्राम भी बना होगा देख सकते हो, ये क्या है अंगूठा डायग्राम बना है। तो इस प्रकार हम फैलाएं, तीनों क्या हो परस्पर लंबवत हो, क्या हो परस्पर लंबवत। देखो ये हमारा दाएं हाथ है, दाएं हाथ अंगूठा इस तरफ, और ये देखो मध्यमा विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र मध्यमा क्या है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा में है, मध्यमा क्या विद्युत धारा की दिशा में है, तो हमारा ये अंगूठा क्या करेंगे चुंबकीय बल को फाइंड करेगा, यानी मोटर हमारा इसी तरह रोटेट करेगा। धारावाही दिशा तथा अंगूठे आरोपित चुंबकीय बल की दिशा को बताता है, इसे वाम हस्त के नियम भी कहते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या मोटर है, हमने ऑलरेडी बता दिया, इसका एप्लीकेशन मोटर हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जैसे पंखा, कूलर, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन आदि। ठीक है, ये क्या कहते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा दो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें बदलता है, लेकिन हमने करंट भी फ्लो करा दिया, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बन गया, लेकिन हम उसमें फाइंड करेंगे उसकी बल की दिशा आउटपुट क्या होगी। तो बाएं हाथ के नियम से आउटपुट की दिशा प्राप्त कर सकते हैं, यानी हमारा मोटर इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। आगे बढ़ते हैं मोटर का सिद्धांत, मोटर सिद्धांत पढ़ते हैं। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नियम पर आधारित होती है, अर्थात जब धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है
तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल कार्य करता है, इस बल के कारण मोटर घूमने लगती है। तो यानी इसका मतलब सिंपल दिया है, इसको थोड़ा हम और डीप में हल्का बता देते हैं। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें रखी हुई वो जो हमारा आर्मेचर होता है, कुछ भी होता है रोटर, वो क्या होता है, बाहर निकलने का प्रयास करती है चुंबकीय फ्लक्स के कारण, तो बाहर न निकलने को ये उसी में रोटेट करने लगती है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं मोटर एक्शन, यानी मोटर पथ क्रिया। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, धारावाही चालक में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो उसके कारण क्या होगा, उसमें जो रोटर होगी वो क्या करने लगेगी, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा मोटर रोटेट करने लगता है, तो हमारे मोटर एक्शन इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी जो लिखा है अच्छे समझ लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल कार्य करता है, चुंबकीय बल कार्य करता है, इसकी वजह से मोटर रोटेट करता है। चुंबकीय बल कार्य करता है, चुंबकीय बल में क्या उत्पन्न होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या उत्पन्न हो जाता है, रोटेटिंग। जो चालक रखा है समान चुंबकीय क्षेत्र में, अगर धारा प्रवाहित, वो चालक क्या करेगा, वो हमारा रोटर क्या होगा, बाहर निकलने का प्रयास करेगा, इसकी वजह से बाहर नहीं निकल पाएगा। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसी की वजह से हमारा मोटर क्या करेगी, रोटेट करने लगेगी। ठीक है, इसकी बल की डायरेक्शन जानने के लिए किसका नियम, बाएं हाथ का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जनरेटर एक्शन भी बताएंगे, जनरेटर एक्शन क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से बताएंगे। देखो क्या है, ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, नॉर्थ साउथ होती है। क्या होती है, नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ से साउथ क्या जा रहा है, चुंबकीय बल रेखा है। नॉर्थ से साउथ क्या है, चुंबकीय बल रेखा है। हम ऐसे समझा दे रहे हैं। अब इसमें क्या है, एक कॉइल रखी गई है। अब इस कॉइल में क्या प्रवाहित की जाएगी, करंट फ्लो कराई जाएगी। अब करंट फ्लो कराएगी, इसमें रोटर भी है। अब करंट फ्लो कराई जाएगी, इसमें क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो हमारा जो रोटर होगा रोटेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। तो इससे हमारे मोटर एक्शन भी कहते हैं, मोटर संरचना। ठीक है, अब मोटर संरचना की बात करते हैं। अब जब फाउंडेशन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, इसका डायग्राम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया जाएगा। साइंस रिवीजन में ज्यादा न समझाते हो, इतना ही समझा सकते हैं। मोटर की संरचना क्या पढ़ते हैं, मोटर की संरचना। मोटर में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए दो प्रबल चुंबक ली जाती है। हमने बताया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, जब उसमें दो चुंबक रखे जाने। ऐसा नहीं है कि एडीसी में तो ऐसा कर दिए, लेकिन जो एसी मोटर होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खुद बनाया जाता है। ठीक है, यानी करंट फ्लो करा के ही मैग्नेट बना लिया जाता है। तो ज्यादा हम डीप बात बता रहे हैं, आपको शायद न समझ में आए, इसलिए हम इंजीनियरिंग लेवल न पढ़ाते हुए सिर्फ यहीं तक चलते हैं जहां तक आपकी बुक में है। तो प्रबल चुंबक ली जाती है। इस चुंबकों को मध्य विद्युत तारों की बनी आयताकार कुंडली होती है। विद्युत आयताकार कुंडली बनी हुई होती है। तो इसमें हम कह सकते हैं, जो हम कॉइल उसमें यूज करते हैं उसमें इंसुलेटर कंडक्टर यूज करते हैं। कॉपर के पतली पतली तार होते हैं, उसमें बहुत बारीक इंसुलेटिंग किया जाता है, लेकिन बहुत सॉलिड होता है। ठीक है, मध्य विद्युत रोधी तारों की बनी आयताकार कुंडली या आर्मेचर लगा हुआ होता है। आर्मेचर के दोनों सिरों पे सर्फी वलय विभांतर पीक्यू के आकार जुड़ते हैं। सर्फी वलय विभांतर विभक्त होते हैं। क्या होते हैं, सर्फी वलय या विभक्त वलय होते हैं, आकार से जुड़े होते हैं। पीक्यू के बाहरी चालक सिरे के दो बुरुश एक्स और वाई होते हैं, जोड़े हुए होते हैं। बुरुश के दोनों सिरों को बैटरी के धन व ऋण आवेश से जोड़ देते हैं। ये सिर्फ डीसी मोटर की बात कर रहा है, एसी मोटर की बात नहीं। एसी मोटर में कोई ब्रुश और कोई सर्फी वलय नहीं होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट हम एसी करंट को प्रवाहित कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास है डीसी करंट। डीसी करंट पे कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन वर्क करती नहीं। अब डीसी करंट को एसी करंट बनाना है ना, तो एसी करंट बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, दो ब्रुश लाते हैं, एक्स और वाई, और क्या करते हैं, पीक्यू क्या लेते हैं, सर्फी वलय, ये सब लेते हैं। लेकिन आप समझो कुछ तो आईडी लगाना पड़ेगा, आईडी लगाएंगे तभी तुम्हारा काम होगा, आईडी बिना नहीं होगा। तो ये इसलिए ब्रुश लगाया जाता है, इससे बोलते हैं कम्युटेटर। इंजीनियरिंग भाषा में बोले तो कम्युनिकेशन यानी कम्युटेटर यानी दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट को एसी करंट प्रवर्तित करता है। यानी जो बैटरी की डीसी करंट मिल रही है, ये हमारे कॉइल आर्मेचर को एसी करंट प्रदान करती है। तो हमारे मोटर एक्शन का कार्य हो सकता है। ठीक है, ज्यादा अंदर न जाते हुए आपको सिर्फ पढ़ाएंगे, आपको फाउंडेशन में हम इंजीनियरिंग लेवल जरूर पढ़ा देंगे। मोटर की क्रिया विधि, ठीक है, मोटर क्रिया विधि देख लेते हैं। मोटर क्रिया विधि, जब मोटर
जब मोटर में किसी विद्युत स्रोत द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है तो ब्रश व विभक्त वलय से होती हुई विद्युत धारा आर्मेचर या कुंडली में पहुंचती है। तो आर्मेचर के भाग में धारा की दिशा अंदर की तरफ तथा मोटर के चुंबकों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरह होती है तथा तब फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम से द्वारा चुंबकीय बल की दिशा ऊपरी की तरफ होती है, अतः सीधी भाग पर ऊपर की ओर तरफ बल लगता है। ठीक है, इस प्रकार समझ सकते हैं। लेकिन आपने ये जो इसका कॉन्सेप्ट है यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया, वो कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। जो ब्रश और वलय है ये हमारी जो आर्मेचर में करंट जा रही है इसमें एसी करंट, आर्मेचर में जो करंट पहुंचनी चाहिए एसी करंट पहुंचनी चाहिए, ना कि डीसी करंट है। यानी हमारे बैटरी जोड़े हैं लेकिन जो ब्रश होंगे और विभक्त वलय होगा, सर्फी वलय होगा, क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, जैसे मान लेते एक क्या है आर्मेचर है, अब हमने दो ब्रश लगा दिए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ऐसे लगा दिए। अब देखो यहाँ इसमें का कम्युटेटर होगा, सेगमेंट होंगे, तो सेगमेंट क्या बार बार रोटेट करेंगे। जो हमारा प्लस माइनस, देखो एक प्लस होगा और माइनस है, लेकिन जो हमारा आर्मेचर होगा वो प्लस माइनस बार बार परिवर्तित करेगा। यानी एक सेकंड में लगभग 50 बार प्लस माइनस परिवर्तित हो जाएगा। जब 50 बार परिवर्तित होगा हमारे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 50 है तो एसी करंट बनेगा। यानी आर्मेचर में आपका एसी करंट ही पहुंचनी चाहिए। और हमारे एक ब्रश लगाया जाता है, कभी कभी मोटर में ब्रश खराब हो जाती है तो ब्रश की वजह से क्या होती है उसमें करंट नहीं पहुंच पाता आर्मेचर में, मोटर को खराब मान लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार। तो आप इतना याद रखिए, कोई भी मशीन होगी एसी करंट फेवर करती है। आप लोग 10 के छोटे भाई बहन हो, दोस्तों हो, तो आप लोग मत समझ लीजिए हमारा मोटर जो है डीसी करंट यानी बैटरी से चल रहा है, बैटरी चल रही है लेकिन बैटरी धारा से नहीं चल रही, बैटरी धारा को हम कन्वर्ट किए हैं प्रत्यावर्ती धारा में, तो हमारा चल रहा है। यानी कोई मशीन होगी तो एसी करंट भी चलेगी। जब विद्युत धारा ए बी भाग में प्रवेश करती है तो विद्युत धारा की दिशा बाहर की तरफ, अतः फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से हम कह सकते हैं कि आर्मेचर ए बी भाग में चुंबकीय बल की दिशा नीचे की तरफ होगी, अतः आर्मेचर के सीधी भाग में नीचे की तरफ काम करता है, अतः आर्मेचर अपनी ध्रुव के सहारे घूमने लगता है। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उल्टने का क्रम दोहराया जाता है, जिसके कारण कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन रहता है। यहाँ कुछ खास बातें लिख दीजिए, देखो इसमें क्या कर रहा, आर्मेचर अपनी ध्रुव के सहारे घूमने लगता है, आर्मेचर का अपनी ध्रुव के सहारे घूमने लगा प्रत्येक आधे घूर्णन में, प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उल्टने का क्रम दोहराया जाता है। यानी विद्युत धारा का प्लस से माइनस यानी आधा क्रम होगी तो हमारा क्या होगा, विद्युत धारा डायरेक्शन बदल जाएगी, क्या होगी, घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उल्टने की, जो प्लस से माइनस बन जाएगी, जो माइनस से प्लस बन जाए, जो प्लस से माइनस बने। इसी प्रकार एक सेकंड 50 बार, जितनी कुंडली फेरो संख्या अधिक होगी, जितनी सेगमेंट का कम्युटेटर के सेगमेंट की संख्या अधिक, उतना हमारा अच्छा एसी करंट करेगा, यानी उतना अच्छा हमारा मोटर बन सकता है, जिसके कारण कुंडली द्वारा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। ठीक है, यहाँ कुछ अच्छी बात लिखिए, नोट कर लो कि आधे घूर्णन में यानी हाफ साइकिल में करंट डायरेक्शन बदल जाती है, यही इसका मेन पॉइंट है। इसी वजह से हमारा कोई मोटर वर्क करता है। अगर ये आधे चक्कर में अगर करंट डायरेक्शन ना बदले तो कभी भी हम बैटरी के द्वारा मोटर को नहीं चला सकते हैं, वर्क नहीं करा सकते हैं। ये सिर्फ आपकी डीसी मोटर बात थी, एसी मोटर की यहाँ कोई बात अभी नहीं की गई। एसी मोटर में ऑलरेडी एसी करंट होता है, उसमें कोई कार्बन ब्रश लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। उन्होंने बताया कि किसी गतिशील चुंबक का उपयोग करके विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। यानी किसी गतिशील चुंबक द्वारा हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, इससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहता है। गतिशील चुंबक मतलब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के साथ द्वारा हम परिवर्तित विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसी सिद्धांत हमारा क्या बन गया, जनरेटर वोटर सब इसी वर्क कर। जब किसी कुंडली में चुंबक के बीच सापेक्षिक गति करवाई जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी बल के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी जब किसी भी कुंडली में क्या करते हैं, सापेक्षिक गति कराते हैं, यानी एक चुंबक रख दो उसके नाथ पर और उसको सापेक्षिक गति, एक नाथ पोल रखो, एक साउथ पोल रखो, दो चुंबक रखो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चाहे नेचुरल मैग्नेट, दोनों रखो, दोनों क्या करो
उस कुंडली में सापेक्षिक गति कराओ। ऐसे देखो एक नॉर्थ पोल हो गया साउथ, इसमें क्या करें सापेक्षिक गति जब कराएंगे तो इसमें क्या होगा चुंबकीय बल की वजह से इसमें क्या होगा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें क्या होगा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए। उसी विद्युत वाहक बल की वजह से हमारे कुंडली में क्या होगा प्रेरित धारा बहने लगती है, जिससे हम कहते हैं प्रेरित धारा। इस घटना को विद्युत वाहक प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको समझाया गया है। यहाँ देखो ये क्या है, अब ये क्या है कुंडली, कुंडली में क्या एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, एक तरफ रखे एक तरफ हम रख देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होगा, क्या होगा यहाँ साउथ। उसी एंगल पे रखें, कहीं कहीं डायग्राम मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या ए नॉर्थ है तो क्या होगा साउथ होगा, ये हमारा साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। लेकिन आधे साइकिल में क्या करना पड़ेगा, अगर हम करंट प्राप्त करना चाहते हैं, मोटर तो है नहीं, अब करंट की बात, विद्युत जनित की बात चल रही है, जनरेटर की बात चल रही है, तो इसमें क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन हमें स्वयं बदलना होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगा स्वयं बदल, या तो ऐसे इसके पकड़ो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ करते रहो हाथ से, हाथ तक आखिर कब तक करोगे, अगर तब तक जब तक करोगे तभी तक करंट बनेगा। तो इसका सोल्यूशन के लिए हमने एक सिद्धांत लाया, क्या सापेक्षिक गति। अब इसको हम बार बार तो बदल नहीं सकते नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ हर साइकिल में। हमने क्या दिमाग लगा, जो कॉइल होगी इससे हम क्या करेंगे रोटेट कराएंगे, कॉइल को क्या करेंगे ऐसे रोटेट कर, कॉइल को हम तो रोटेट कर सकते हैं बल लगा के ऐसे। जनरेटर इंजन जैसे अभी हम बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट, ज्यादा ज्यादा डीप में थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, या आपके शादी में मुझे लगता है जनरेटर, जनरेटर का डीजल इंजन क्या करती है, इससे आर्मेचर क्या करती है रोटेट कर, इसको तो बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कॉइल को ही रोटेट करा देते हैं। कॉइल में सापेक्षिक गति खोने की वजह से क्या होती है, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो इसमें क्या होगी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। देखो डायरेक्शन बहने लगी ना, यहाँ एक चुंबक बना देते हैं। ठीक है, यहाँ समझा के देखो, यहाँ नॉर्थ तो क्या होगा साउथ, अगर यहाँ साउथ हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉर्थ। ज्यादा डीप में फिर भी नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को हम, क्या साउथ है नॉर्थ, अभी क्या हो साउथ, हम एक बार बार तो कर नहीं सकते हैं, नॉर्थ साउथ कब तक बदलते रहेंगे। इसलिए हमने अपना सोल्यूशन लेके आया कि ये जो कॉइल है इसी को रोटेट करा देते हैं, क्या कर देते हैं रोटेट। जैसे आप लेते होंगे कोई मोटर लेते होंगे, मोटर को साइकिल में, जैसे छोटे छोटे बच्चे मोटर क्या करते हैं साइकिल में लगा देते हैं, अब साइकिल में यही आर्मेचर का रोटेट करते हैं तो हमारा क्या होती है एक करंट फ्लो होती है, तो बच्चे कहते हैं हमारे साइकिल में जादू है, चल रहा है देखो बल्ब जल रहा है। तो इसी प्रकार सिंक्रोनस मोटर आपके घर में आटा चक्की में लगे होंगे, उससे जब आप रोटेट कराएंगे तो आप एसी करंट उत्पन्न होगा, क्या होगा एसी करंट। आगे बढ़ते हैं विद्युत जनित यानी जनरेटर, जनरेटर हम इसमें बहुत कुछ समझाना चाहते हैं आपको, लेकिन साइंस रिवीजन कराने की वजह से आपको हम ज्यादा समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टाइम को ध्यान देना पड़ रहा है, इसलिए हम ज्यादा यहाँ बात नहीं कर सकते हैं। मेन पार्ट विद्युत जनित, विद्युत जनित क्या कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी क्या करती है विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो यहाँ देखो ये दो बॉक्स बना देते हैं, यहाँ क्या करते हैं मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ आउटपुट क्या मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ क्या होगी ये मैकेनिकल एनर्जी को शॉर्टकट में लिखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ठीक है, विद्युत जनित एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी और विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका उपयोग अनेक स्थानों पर विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका अनेक स्थानों पर विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कर, जैसे शादी विवाह में आप देख सकते हैं जनरेटर आता है लाइट वाला लेके, वो विद्युत उत्पन्न करने के लिए ही लाता है। विद्युत जनित का सिद्धांत, ठीक है, हम जो प्रेजेंट टाइम लाइट की यूज कर रहे हैं ये भी किसी दूर थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, विंड टर्बाइन जनरेटर से बन रही है, तो वहां भी क्या करते हैं विद्युत जनित को वहां भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब विद्युत जनित सिद्धांत, विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरक सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसके अनुसार यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके कुंडली में घूर्णन करवाकर विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। यानी यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके यानी कुंडली में क्या कराएंगे घूर्णन कराएंगे, क्या कराएंगे बिना घूर्णन के हमारा क्या होगा
विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती है। तो करके हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भाग इसमें भी जाके क्या होगा, जब फ्लक्स परिवर्तन होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स परिवर्तन होगा, फ्लक्स परिवर्तन जब फ्लक्स कटेंगे तो इट ऑफ द चेंज फ्लक्स तो सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन कॉइल। कॉइल में क्या करंट होगी, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, विद्युत जनित की संरचना। विद्युत जनित संरचना में एक आयताकार कुंडली एबीसीडी को दो पारबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। दो पारबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो कुंडली के दो सिरों वाला आर आई, यहाँ भी डीसी मोटर की बात यहाँ भी चल रही, एसी मोटर की यहाँ बात नहीं चल रही, यहाँ भी डीसी। R2 जुड़े होते हैं ब्रूस B1 और B2 को अलग अलग वलय R1 और R2 से जोड़ा जाता है। दोनों ब्रूसों के बाहरी सिरों को बाहरी परिपथ के गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है। नोट में क्या है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। नोट में क्या है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी गैल्वेनोमीटर को में जब उसमें विक्षेपित होगा तो समझ जाना उसमें करंट फ्लो होने लगे, विद्युत धारा की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। विद्युत जनित की क्रिया विधि, जब जनित्र की धुरी को किसी यंत्र द्वारा घुमाया जाता है, किसी यंत्र वाला चाहे यंत्र द्वारा घुमा चाहे अपने हाथ द्वारा खुद तेज, लेकिन इसका आरपीएम करना होता है 1500 आरपीएम। क्या होना चाहिए, 15, यानी 1 मिनट में 1500 राउंड होना चाहिए। चाहे हाथ से घुमा सकते हो, हाथ द्वारा घुमाया जाए। जब जनित्र की धुरी को किसी यंत्र द्वारा घुमाया जाता है तो कुंडली के दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच घूर्णन करने लगता है। यानी कुंडली के दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच क्या करने लगते हैं, घूर्णन। हमने अभी बताया कि चुंबक को हम नॉर्थ साउथ बार बार चेंज नहीं करा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें जो कुंडली उससे ही रोटेट करा देंगे तो चुंबकीय ध्रुव के बीच घूर्णन करने लगेंगे, ठीक है। जिस कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, जिस कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होता है, जिस कारण वाम हस्त के नियम से कुंडली के AB भाग में धारा की दिशा अंदर की तरफ तथा कुंडली के CD भाग में धारा की दिशा बाहर की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। AB भाग में धारा की दिशा अंदर की तरफ तथा कुंडली के CD भाग में धारा की दिशा बाहर की तरफ होती है। अतः कुंडली के घूर्णन से बनी विद्युत धारा CD भाग की दिशा से बाहर की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह धारा वलय R1 और R2 ब्रिज V1 और V2 से होती हुई बाहरी प्रवाहित होने लगती है। तो यानी हम कह सकते हैं जब किसी कॉइल में क्या करेंगे, उसको घूर्णित कराएंगे असमान चुंबकीय क्षेत्र में। यानी असमान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कुंडली को हम क्या करते हैं, घूर्णित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत वाहक बल की वजह से उसमें एक धारा उत्पन्न होती है। अगर किसी लोड से जोड़ दिया जाए तो, अगर लोड से जोड़े नहीं है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जब किसी लोड से जोड़ देंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा। करंट दिशा जानने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का उपयोग करते हैं। किसका, दाएं हाथ नियम। दाएं हाथ नियम क्या कहता है, जब दाएं हाथ की तीनों अंगुलियों को इस प्रकार था, तर्जनी, मध्यिका और अंगूठे को, तो हमारा क्या होगा, एक इसकी दिशा में होगा। अगर अंगूठा बल की दिशा में, अंगूठा बल की दिशा में यानी जो मैकेनिकल बल दे रहा है, अगर हम मैकेनिकल बल इनपुट दे रहे हैं तो हमें पता होगा मैकेनिकल एनर्जी किस डायरेक्शन दे रहे हैं ना, तो बल की दिशा। और हमारा एक क्या होगा, ये हमारा किसकी दिशा में होगा, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र दिशा में होगा। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र दिशा में होगा तो हमारा मध्यिका क्या फ्लो करेगी, करंट दिशा को बताएगी। क्या बताएगी, करंट दिशा को। इस प्रकार दाएं हाथ नियम से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें देखो विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं, दृढ़ धारा और प्रतिवर्ती धारा। क्या होती है, दृढ़ धारा और प्रतिवर्ती धारा। तो दो करंट होती है। तो जो हमने पढ़ा कि जो डीसी मोटर की बात, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के बारे में ही पढ़ा है, ठीक है। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के बारे में पढ़ा। अब अगर हमने डीसी मोटर के बारे में पढ़ा है तो अब डीसी जनरेटर, अब जनरेटर जो है, जनरेटर आर्मेचर को एसी करंट उत्पादन करेगी, लेकिन जो इसके R1 R2 ब्रूस लगे हैं, जब ये बाहर एनर्जी हम प्राप्त करेंगे हमें डीसी ही धारा प्राप्त होगी, ना कि एसी धारा प्राप्त होगी। याद रखना, जब अगर डीसी मोटर हो तो वो डीसी करंट उसमें भले देंगे लेकिन वो कार्य करेगी एसी करंट। लेकिन जो कम्युटेटर लगा है, ब्रूस लगा है, ये उसको डीसी करंट को एसी करंट परिवर्तित कर देंगे। लेकिन वही बात कीजिए मोटर की, जनरेटर के, जनरेटर तो उत्पन्न करेंगे एसी करंट, लेकिन इससे बाहर हम पुनः B1 और B2 ब्रूस की सहायता से, कम्यूटेटर की सहायता से हम इससे डीसी करंट भी प्राप्त करेंगे, ठीक है। अगर डीसी मोटर है तो डीसी करंट ही देगी।
भले एसी करंट का जनरेशन कर रहे हैं, डीसी करंट ही देंगे। ठीक है। दृढ़ धारा, दृढ़ धारा क्या है? दृढ़ धारा यानी डायरेक्ट करंट, इसे वो कहते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है। दृढ़ धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। दृढ़ धारा निम्न दूरी तक प्रवाहित होती है, यानी अधिक दूरी के लिए दृढ़ धारा का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन में हम नहीं कर सकते हैं। एक HDVC हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन होती है, वो इंजीनियरिंग लेवल के, उसमें हम बहुत दूर करंट भेजने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन यूज करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग सप्लाई से। लेकिन आप छोटे के लिए समझो कि दृढ़ धारा का निम्न दूरी तक प्रवाहित होती है, यानी ज्यादा दूर के लिए हम डीसी करंट को नहीं फ्लो कर सकते हैं। तो ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, इसमें 6 ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर लॉस से ज्यादा होगा। प्रत्यावर्ती धारा, यह धारा समय के साथ अपनी दिशा बदलती रहती है। क्या होती है? समय के साथ पॉजिटिव निगेटिव साइकिल करती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा अत्यधिक दूरी तक प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट को अधिक दूरी तक हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर को भेज सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा चीज हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन, तो उससे हम इससे अधिक दूरी तक भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ उसकी चर्चा नहीं है, तो हम सिर्फ आपको याद करा दे रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा से अधिक दूरी, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है एसी करंट और डीसी करंट में अंतर लिख देना, तो डीसी धारा को कम दूरी तक प्रवाहित करते हैं, एसी धारा को अधिक दूरी तक, इतना लिखना। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन में मत जाना भी, तो आपको इंजीनियरिंग जब करोगे तब समझ में आएगा हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन क्या है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा है, पढ़ लिया ना। प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत हमारे घरों में आने वाली बिजली प्रत्यावर्ती धारा, जो आपके घरों में बिजली धारा आ रहेगा आसमान में, से हमारा एसी करंट होता है। घरेलू विद्युत परिपथ, विद्युत शक्ति को विद्युत खंभों द्वारा या भूमिगत केबलों द्वारा हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। यह 3 प्रकार के तार द्वारा हमारे घरों तक पहुंचती, यानी 3 फेस, रेड येलो ब्लू। विद्युत शक्ति विद्युत खंभों द्वारा या भूमिगत केबलों द्वारा हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। यह 3 प्रकार के तारों द्वारा हमारे 3 तारों के 2 माध्यम से घर पहुंचती, यानी 3 फेस होते हैं, एक ब्लू, एक रेड और एक येलो, और एक न्यूट्रल भी होता है। ठीक है। न्यूट्रल का क्या है? रिटर्न, न्यूट्रल जो हमारा होता है रिटर्न पाथ का कार्य होता है, यानी जो फेस में करंट आ रहा है उसका रिटर्न पाथ देने के लिए हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युतमय तार और उदासीन तार और भूमिगत तार क्या है? विद्युतमय तार, उदासीन तार और भूमिगत तार। तो विद्युतमय तार क्या है? विद्युतमय तार लाल विद्युत रोधी आवरण से ढका होता है, यानी जो विद्युतमय तार होता है लाल, ठीक है, लाल रोधी यानी रेड इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। उदासीन तार क्या होगा? ऋणात्मक तार। उदासीन तार को काले विद्युत रोधी आवरण से ढका होता है, यानी उदासीन तार को इससे बोलते हैं न्यूट्रल। तो उदासीन तार को काले से, इसका कोडिंग है। ठीक है। जब भी आप देखेंगे रेड वाला क्या होगा? फेस होगा, ब्लैक वाला क्या होगा? न्यूट्रल होता है। ब्लैक वाला क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ब्लैक वाला न्यूट्रल होता है। ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल, रेड वाला फेस। ठीक है। अब भूमिगत तार क्या है? इसकी वजह से भूमिगत तार घरेलू उपकरणों के विद्युत शॉक से बचाने के लिए लगाया जाता है। इस तार को परिपथ में जोड़कर धरती के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसका भूमिगत सिरा एक तांबे के प्लेट द्वारा में गाढ़ा होता है। इससे तार को बड़े उपकरणों जैसे रेफ्रिजरेटर, विद्युत इस्त्री और टोस्टर आदि उपकरणों में काम लिया जाता है। ठीक है। तो हमारे 3 प्रकार तार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक हमारा रेड तार होता है, फेस तार होता है, जिसको रेड, उसके 3 कोडिंग, रेड, ब्लू और येलो। तो हमारा क्या होगा? फेस तार हो जाएगा, उसके 3 कोडिंग, एक रेड होगा, एक ब्लू होगा और एक येलो होगा, तो हमारा फेस तार हो गया। और एक होता है न्यूट्रल तार, उसकी कोडिंग की जाती है ब्लैक कलर से, तो न्यूट्रल तार होता है ब्लैक कलर से। अब आती है भूमिगत का, इससे बोलते हैं अर्थिंग वायर। इसकी कलर कोडिंग नहीं लिखा गया है, हम बता देते हैं। इसकी कलर कोडिंग ग्रीन होती है, देखो ग्रीन लिख रहे हैं और ग्रीन कलर भी है। इसकी भूमिगत केबल की कोडिंग याद रखे हैं ग्रीन। जब कोई देखो लीकेज करंट को अर्थ में ग्राउंड करने के लिए भूमिगत केबल का इस्तेमाल करते हैं। इसके विभिन्न टाइप होते हैं, रॉड अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, ठीक है, रिंग अर्थिंग, कई अर्थिंग होते हैं। तो इसमें प्लेट अर्थिंग की बात की गई है। प्लेट अर्थिंग मतलब जमीन के अंदर 2-4-6 फीट या 5-6 फीट के नीचे तांबे प्लेट को हम क्या कर देते हैं,
उसी में हमारे अपने 8 वायर को डाल देते हैं। यानी फ्रिज जैसे चला, फ्रिज को बॉडी में करंट उतरने लगा तो उस करंट लीकेज करंट को 8 ग्राउंड कर देगा, तो तुम्हें फ्रिज में द्वारा उतरते हुए करंट से आपको झटका नहीं लगेगा। यानी आप प्रेस भी कर रहे हैं, कपड़ा प्रेस कर रहे हैं तो आयरन होता है, आयरन भी करंट होगा, तो अगर आप 8 ग्राउंड किए हैं तो आपको बिजली झटका नहीं लगेगा। तो इस प्रकार इसमें है विभिन्न टाइप से आप देख सकते हैं जो भी उपकरण होते हैं। तो इसका जो आप घरों में देखना उसमें 3 होते हैं, एक बड़ा होल होता है, 2 छोटे छोटे। एक छोटा होल क्या होगा, फेस होगा, एक छोटा होल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जो बड़ा होल बीच मध्य में होता है वही हमारा क्या होता है, 8 पॉइंट होता है, वही क्या होता है 8 पॉइंट। हालांकि ग्रामीण में 8 पॉइंट का कनेक्शन कोई भी टेक्नीशियन नहीं करता, लेकिन शहरों में देखेंगे तो प्रत्येक घर में 8 वायरिंग का ग्राउंड की जाती है, 8 वायरिंग के कनेक्शन की जाती है ताकि हमारे सुरक्षा प्रदान कर सके। नोट, भारत घरों में 220 वोल्टेज की विभवांतर वाली विद्युत धारा आती है। ठीक है, भारत घरों में जो होती है 220, लेकिन आपको 3 फेस मोटर चलाना हो तो आपको चलाना पड़ेगा 440 वोल्टेज। ठीक है, जैसे खेत की सिंचाई करना हो तो उसमें चलेगा। समरसेबुल मत कहने लगा कि सर समरसेबुल 2 ही फेस का होता है या फेस मीटर, लेकिन जो 3 फेस की मोटर है उसमें 440 वोल्ट, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर आउटपुट देती है, इनपुट लेती है 3 फेस 11,000 वोल्ट, लेकिन आउटपुट में आपके 3 फेस और 1 न्यूट्रल यानी 4 आउट होते हैं। जो फेस फेस डिफरेंस होता है 440 वोल्ट और जो फेस न्यूट्रल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। यही हम क्या करते हैं घरों में करते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज लगाना तो मोबाइल में 220 करंट 220 वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर देंगे, वो हमारी कन्वर्ट करेगी 4 वोल्ट में, कन्वर्ट करके हमारा मोबाइल चार्ज कर सकती है। ठीक है, और इंडियन फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। क्या है इंडियन फ्रीक्वेंसी, क्या है 50 हर्ट्ज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत पूछा जाता है, याद कर लीजिए। इंडियन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, क्या है 50 हर्ट्ज। हमारे घरों में 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली विद्युत धारा आती है, जबकि अदर कंट्री की बात की जाए वहां से 60 यानी 60 हर्ट्ज के भी करंट विकसित होके, मतलब उनकी करंट आउट सेंसिटिव होती है। तो लेकिन इंडिया की बात की जाए 50 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड में इसकी साइकिल कितनी हो सकती है 50। अब देखो ये डोमेस्टिक क्या है, डोमेस्टिक क्या है डायग्राम है। देखो क्या है आपका, ये आपका मीटर लगा हुआ है, ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे जैसे सॉकेट है, पहला चार्जर चलाना, दूसरा चार्जर, तीसरा चार्जर, इस सॉकेट। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल पावर का यूज कर सकते हैं। अगर आगे बात की जाए इसी में हम बल्ब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अगर बल्ब की बात की जाए, बल्ब का सिंबल ये होता है। ठीक है, इस प्रकार हम ट्यूबलाइट भी लगा सकते हैं। अगर और देखा जाए ट्यूबलाइट, तो हमारा क्या होगा, ए मीटर के थ्रू आया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में गया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हम क्या कर लिए अपने हर घरों में क्या कर दिए बिजली को वितरित कर दिए। अब पढ़ते हैं हम अतिभार। अतिभारण, हमारे घरों में अनेक उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, मोटर, विद्युत प्रेस आदि उपकरणों का एक साथ काम में लिया जाता है तो तार गर्म होकर नग्न अवस्था में आता है। तार गर्म होकर नग्न अवस्था में आ जाता है तथा विद्युतमय तार उदासीन तार आपस में संपर्क आ जाते हैं, जिससे धारा एकदम अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगती है। इसे लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। सर्किट है, स्क्रिप्ट नहीं है, सर्किट लिखिए, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। देखिए जब हम क्या करेंगे एक साथ जो कम लोड के यानी किसी भी वायर का इंसुलेटिंग बहुत वीक है, बहुत पुअर है, अगर उसमें अधिक लोड देंगे, जैसे फ्रिज भी चला दिए, मोटर भी चला दिए, प्रेस भी चला देंगे, तो उसमें क्या होगी हीटिंग आई स्क्वायर आर। अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में आई स्क्वायर आर टी, क्या होगी ये हीट उत्पन्न हो जाएगी। हीट की वजह से क्या हो जाएगी, जो इंसुलेटर है बर्न हो जाएगी। इंसुलेटर क्या होगी, इंसुलेटिंग जो प्रतिरोधक लगे हैं वो क्या होगी बर्न होगी, और रेड और जो ब्लैक है फेस न्यूट्रल क्या होगी आपस में सट जाएंगे। यानी ये जो हमारे 2 तार थे, 2 कलर से हम बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। पहला क्या होता है रेड, इसे 3 कलर से ले सकते हैं, फेस वाले रेड, ब्लू, येलो, तीनों ले सकते हैं। तो रेड है फेस, और दूसरा क्या है न्यूट्रल, न्यूट्रल को ब्लैक से लेते हैं, न्यूट्रल को ब्लैक से लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है एक अर्थ भी होती है, अर्थ को ग्रीन से लेते हैं, एक कलर कोडिंग है। तो हम यहाँ लेते हैं एक क्या फेस है, ये न्यूट्रल होती है, ये अर्थ होती है।
ठीक है 3 पर। अगर इसमें लोड ज्यादा दे दिया, इसकी इंसुलेटिंग जो रेड इंसुलेटिंग है और ब्लैक इंसुलेटिंग क्या होगी, बर्न होके दोनों हो जाएंगे 60। अब जो करंट मान लो हमने सप्लाई कहाँ दिया था, यहाँ दिया था, क्या दिया था, एक प्रेस में दिया था, क्या दिया था, एक प्रेस में, घरेलू प्रेस में दिया था। अब जब इसमें हमने सप्लाई दिया था, अब यहाँ करंट ना जाकर अगर 60 हो जाएगी तो यहाँ अब यही तार क्या हो जाएगा, वीक हो गया यही। अब इसमें का करंट जो सीधे जा रही थी, अब करंट कहाँ से लखपत हो जाएगी, एक कम, तो इसी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ शॉर्ट सर्किट देखने को मिलेगा। तो लखपतन की वजह से हमें शॉर्ट सर्किट प्राप्त हो सकता है। तो यानी आपके घरों में अगर वायर वीक वायर लगाए हैं, मजबूत वायर लगाए हैं, तो एक साथ अधिक लोड न दे सकेंगे। ठीक है, अगर आप 2.5 mm 1.5 mm के वायर लगाए कॉपर, तभी इतना लोड दें। अगर आपने 0.25 mm 1 mm और वीक क्वालिटी के वायर लगाए तो इतना लोड ना दें। अगर लोड देंगे तो शॉर्ट सर्किट। इसके बचने के लिए हमें क्या करते हैं, हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, एमसीबी भी बोल सकते हैं, एमसीबी भी एक फ्यूज तो रखा आ रहा है। तो फ्यूज क्या करता है कि अधिक करंट फ्लो होने पर क्या होती है, बर्न हो जाती है, तो आपका तार न बर्न होकर फ्यूज खराब होता है। तो समानता घरेलू परपथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। घरेलू जो होते हैं, घरेलू परपथ होते हैं, हमेशा समांतर में जोड़े जाते हैं। यानी समांतर मतलब अगर फेस है, तो अगर आपको एक बल्ब जलाना है, आपको इस कलर से लें, इसको इस कलर से, जैसे आपको बल्ब जलाना है तो एक बल्ब यहाँ लगा दीजिए, कि इसमें लगाएंगे, समांतर में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे समांतर में। ट्यूबलाइट जलाना है तो ट्यूबलाइट भी लगा दो ऐसे, ट्यूबलाइट भी समांतर में। और चीज सॉकेट जलाना है तो सॉकेट भी लगा दो। सॉकेट में 3 होता है, ए 8 पॉइंट है, एक फेस पॉइंट है और एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो इस प्रकार हमारे जितने संयोजन होते हैं समांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, विद्युत फ्यूज की चर्चा करते हैं। ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है। घरों में अतिभार के समय परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे उपकरण के खराब होने का डर होता है। इससे बचने के लिए फ्यूज लगाया जाता है, जो अतिभार के समय पिघल कर टूट जाए, जिससे परिपथ टूट जाता है और उपकरण की किसी प्रकार की हानि नुकसान नहीं होती। यानी जो फ्यूज होता है, फ्यूज ये क्या प्रोटेक्टिव डिवाइस है, क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइस। ठीक है, प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो यानी ये क्या करता है, सुरक्षा करता है, क्या करता है, हमारे परपथों को सुरक्षा करता है, हमारे घरों में होने वाले उपकरण की भी सुरक्षा करता है। यानी जब इसमें हाई करंट फ्लो होगा तो हमारा क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, मतलब पिघल जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इससे हमारे उपकरण का नुकसान नहीं होगा। फ्यूज हमारे कई फ्यूज होते हैं। एक ग्लास फ्यूज होता है, देखो इस प्रकार ग्लास फ्यूज होते हैं। इन्वर्टर में देखोगे, इसमें क्या होगी, पतली तार होगी, क्या होगी, एक पतली तार, ये क्या होगी, मिल्ट हो जाए। एक कीट कैट फ्यूज होती है, जो घरों में आप अलग से जोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं कीट कैट फ्यूज, इसे बोलते हैं एक ये, और ऊपर से चौक देते हैं, कीट कैट फ्यूज। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये पूरा आज का सिलेबस खत्म हो। इसके बाद हम अपने ही पीडीएफ में क्या लगा दिए हैं, पर्यावरण, यानी पर्यावरण सुरक्षा के बारे में आप इससे अच्छे से पढ़ लेना। आपको इससे हम पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जो हमने आपको स्पाइरल बनवाया था उसके ही पीडीएफ में ऐड है। स्पाइरल कहाँ गया हो, गायब है क्या, चलो कहीं होगा स्पाइरल। चलिए अपन देख लेना। इस प्रकार पर्यावरण से पीडीएफ में जब जाएगा तो आप पढ़ने, आपका सिलेबस का नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो आज आपने काफी ज्यादा पढ़ा, ये आपके सुरक्षा है तो इसमें है, तो आज आपने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। मोटर के बारे में, मोटर के जानने, मोटर के आप मोटर में क्या ज्ञात करना होता है, बल्ब दिशा, तो आप बाएं हाथ में लगाएंगे फ्लेमिंग के। और जनरेटर में क्या ज्ञात करना होता है, करंट दिशा, तो आप दाएं हाथ में लगाएंगे। और किसी धारावाहिक चाल, किसी कंडक्टर में अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानना हो तो उसमें आप क्या लगाएंगे, अंगूठे का नियम। तो आपने आज ये पूरा कंप्लीट किया। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, नॉर्थ साउथ जाती हैं, लेकिन अंदर साउथ से, अंदर क्या होती हैं, अंदर हमारा अंदर साउथ से नॉर्थ, लेकिन बाहर क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। तो चुंबकीय दो ध्रुव होते हैं। इस सब के बारे में हमने अच्छे से मोटर के बारे में पढ़ा, जनरेटर के बारे में पढ़ा, एलईडी बल्ब के बारे में पढ़ा, ये देखो मल्टीमीटर, इस सब की चर्चा हमने आज के वीडियो में किया। इसी के साथ आपका साइंस रिवीजन एंड होता है। आज के 12 चैप्टर, 4 केमिस्ट्री, 4 बायोलॉजी, 4 फिजिक्स के आज हमने कंप्लीट कर दिए। अब आप देखेंगे महामैराथन। आपने इससे पहले केमिस्ट्री के 5 घंटे 10 मिनट का मैराथन देख लिया।
अगली वीडियो आपको कल या परसों मिलेगी, आपकी होगी बायोलॉजी मैराथन। उसके आफ्टर मिलेगी आपको वीडियो फिजिक्स मैराथन। अब उसके तीनों मैराथन कंप्लीट करते ही आपको एक लाएंगे महामैराथन बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें, उसमें हैंड टू हैंड राइटिंग हम दिखाएंगे। बोर्ड एग्जाम ऐसे एग्जाम लिखना तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा, एग्जामिनर देख के खुश हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।